Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the fourth part of the chapter Gravitation. In today's video, we're gonna learn about thrust and pressure. But before starting, we must understand what we have already done. That हमें already पता है कि इस particular chapter में हमें constant की value निकाली, that is universal gravitational constant, and the value was 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. We have also discussed the value of acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second square. We have also discussed the phenomena of free fall. इसके अलावा we have also discussed that weight of moon and weight of earth are in a ratio and the value of this ratio is 1/6. ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम ये बता सकते हैं हाउ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर और अर्थ में कितना डिफरेंस हो सकता है. नाउ लेट्स मूव फॉर थ्रस्ट. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थ्रस्ट वी नीड टू नो, और उसको हम समझना पड़ेगा कि क्या हम बात करने वाले हैं. बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड, इन दो पिक्चर्स को देखते हैं. दोनों केस में एक चीज हो रही है. यहां पर हम क्या है, एक बहुत ही छोटी चीज पर है ना फोर्स लगा रहे हैं, बट फोर्स लगाने का एक तरीका बहुत फिक्स है कि जब भी मैं क्या करूंगा, एक नेल को क्या करूंगा, हैमर से पुश करूंगा या फिर उसको क्या करूंगा, स्टक करूंगा. द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स वो काफी हद तक कुछ बताती है. वहीं पर मैं स्ट्रॉबेरी को जब भी कट करूंगा, जो मेरी नाइफ होगी मैं उसको क्या करूंगा, जब भी स्लाइस करूंगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको स्लाइस कर रहा हूं. दोनों ही केस का एग्जांपल है कि जब भी मैं फोर्स लगा रहा हूं वो कैसा है, परपेंडिकुलर है. वो कैसा है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो थर्स्ट भी कुछ इसी तरीके से है कि थर्स्ट क्या बोलता है, जब भी किसी बॉडी पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है तब उसको हम क्या बोलेंगे, थर्स्ट बोलेंगे. चलिए समझते हैं आगे. नाउ द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस in a direction normal or perpendicular to the surface is called thrust. तो जब भी किसी सरफेस पर perpendicularly फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट. चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या बोला गया कि कोई सरफेस है एंड उस पर जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, वो थर्स्ट है. तो हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी चीजों पर हम थर्स्ट लगा रहे हैं. जैसे कि हम खुद खड़े हैं, अगर हम एक फ्लोर पर या अर्थ पर जब हम खुद खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी पे तो क्या कर रही है, अर्थ पर एक थर्स्टी तो अप्लाई कर रही है. ठीक है, अगर हम खुद खड़े हैं तो हमारी बॉडी पे तो क्या कर रही है, एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रही है, किस पर, अर्थ पर. ठीक है, इसी को हम थर्स्ट बोलते हैं. तो थर्स्ट का मतलब है कभी भी किसी भी सरफेस पर जब भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज थर्स्ट. सो थर्स्ट क्या एक सिंगल पॉइंट पर होगा? द आंसर इज नो. थर्स्ट क्या है कि थर्स्ट का मीन है कि पूरा का पूरा फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो अगर मैं जब एक सरफेस पे खड़ा हूं तब भी मैं उस पर थर्स्ट अप्लाई कर रहा हूं, और अगर मैं एक सरफेस पर लेट जाता, ठीक है, मान लीजिए ये किसी की इंसान की बॉडी है, ठीक है, सो इस केस में भी वो बॉडी क्या करेगी, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी ऑन दिस सरफेस. सो इस केस में भी मैं इसे क्या बोलूंगा, थर्स्ट. ठीक है, नाउ थर्स्ट हम स्टैंडिंग खड़े हैं तब भी है क्योंकि हम परपेंडिकुलर फोर्स, हमारा जो वेट है एक परपेंडिकुलर फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, और जब मैं अगर लेट जाऊंगा एक सरफेस पे तब भी मेरी बॉडी क्या करेगी, एक इक्विवेलेंट परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करी होगी सरफेस पे. इसी केस को मैं क्या बोलूंगा, थर्स्ट. चलिए वापस समझते हैं आगे. ठीक है, तो थर्स्ट क्या था, whenever the force applied on a surface in a perpendicular direction or normal direction, then we call this force a thrust. Now, when a body is placed on a horizontal surface, it exerts a thrust equal to its weight on the surface. Now, ये बात भी हो गई. जैसे ही एक ऑब्जेक्ट जब भी किसी सरफेस पे रखी जाएगी, ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, एक सरफेस पे प्लेस करूंगा, नाउ तो उसका वेट एक्चुअली में किस तरीके से एक्ट करेगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स की तरीके से एक्ट करेगा. दैट मीन वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक थर्स्ट की तरह एक्ट करेगा. चलिए फर्दर समझते हैं. Now, these cases also what? अगर मैंने यहाँ पर एक बॉडी पुट करी थी, वो भी किस तरीके से एक्ट करे हैं कि देखिए सारा का सारा फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है. नाउ अब एक चीज यहाँ पर समझनी है, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज डायरेक्शनल. यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, पहली बात ये फोर्स है, ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन फिक्स है, तो इससे ये पता चल गया दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलरेडी हमने ये और बात कर दिया कि बिकॉज दिस फोर्स
is generally equivalent to weight of a body. यहाँ पर ये भी बात हो गई है कि जनरली जो थ्रस्ट होता है किसी भी बॉडी का वो इक्विवेलेंट किसके होता है, जो भी उस बॉडी का वेट है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरी बॉडी अर्थ पर जो भी थ्रस्ट अप्लाई करी है दैट इज माय वेट, ठीक है। अगर अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम डेली लाइफ में काफी सारी जगह थ्रस्ट को अप्लाई होते हुए देखते हैं। जैसे कि एक आयरन नेल को जब भी मैं क्या करूंगा, एक सरफेस पे स्टक करूंगा, ठीक है, मैं उसको करना पड़ूंगा मैं उसको अगर क्या करना चाहता हूं इस सरफेस में या वॉल में क्या करना है, उसको स्टक करना चाहता हूं, तो मैं उस पर क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा थ्रू हैमर, जिसकी वजह से अंदर जाएगा। तो थर्स्ट का मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा पूरा हैमर का सरफेस का, वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं नेल पे पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसमें। Now, a body resting on a horizontal surface will exert the same thrust respective to its orientation. ये बात भी ऑलरेडी हो गई है कि एक बॉडी किसी भी ओरिएंटेशन में रखी जाएगी, ठीक है, किसी भी ओरिएंटेशन में रखी जाएगी, उसका मीन है कि उसको किसी भी तरीके से अगर हम प्लेस करेंगे उसका ओवरऑल वेट कभी भी चेंज नहीं होगा। जब वेट चेंज नहीं होगा तो वो जितना थ्रस्ट उस बॉडी उस सरफेस पे लगा रही है वो हमेशा उतना ही मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट केस समझा था कि जब मैं खड़ा हूं, मान लीजिए मैं अगर पूरा का पूरा एक ह्यूमन खड़ा हूं, ठीक है, और मैं लेट जाता हूं, दोनों केस में मेरी बॉडी का जो वेट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों केस में मेरी बॉडी का वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ड्यू टू दैट चाहे मैं खड़ा रहूं चाहे मैं लेट जाऊं, ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, एक बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज करा है, ठीक है। क्या चेंज करा है, ओरिएंटेशन। हो सकता है मैं एक सिंगल फुट पे भी खड़ा रह सकता हूं, ओवरऑल मेरी पूरी बॉडी का जो वेट होगा उस सिंगल फुट के थ्रू ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। सो इन तीनों केस में मैंने क्या करा है, ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी चेंज कर दी है। अगर मैं एक इंसान को बैठा देता हूं, ठीक है, ठीक है, एक सरफेस पे मैं उसको क्या करता हूं, बिठा देता हूं, अल्टीमेटली जो उसका वेट है वो स्टिल सरफेस पे ही अप्लाई हो रहा है। इन चारों केस में मैंने बॉडी का ओरिएंटेशन तो बदल दिया है बट जो थ्रस्ट है स्टिल परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। सो इट टोटली इररिलेवेंट कि चाहे ओरिएंटेशन कितना भी बदल जाए, ऑब्जेक्ट जितना थ्रस्ट लगाती है वो हमेशा सेम रहेगा। वट एवर फोर्स इट अप्लाइंग परपेंडिकुलरली विल बी द थ्रस्ट। आगे समझते हैं इसे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अ लाइंग डाउन बॉडी ऑफ वेट 50 kg एक्सर्ट द सेम थ्रस्ट एज अ स्टैंडिंग बॉय। जो भी बॉडी है या बॉय है अगर खड़ा है, ठीक है, और उसका मास या वेट बोल सकते हैं हम, मास 50 kg है, तो वो उस पर क्या है, एक फोर्स लगा रही होगी, उसका जो वेट होगा एक फोर्स अप्लाई करा होगा सरफेस पे, चाहे वो लेट जाए चाहे वो खड़ा रहे, दोनों केसेस में जो थ्रस्ट होगा वो सेम रहेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रेशर पे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगी, ऑलरेडी बात हो गई, क्योंकि ये फोर्स के बराबर है, दैट मीन इट्स ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन। और हमने इसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी फोर्स, अगर मैं एक बॉडी की बात कर रहा हूं और जो थ्रस्ट है अर्थ पर अप्लाई हो रहा है, अगर मैं एक बॉडी की बात कर रहा हूं और जो थ्रस्ट है अर्थ पे अप्लाई हो रहा है, इन दैट केस वो पर्टिकुलर फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी। ड्यू टू दैट हम बोल सकते हैं, देखिए यहां पर जो पर्टिकुलर ये ऐसा यूनिट दी है वो इसी चीज के लिए दी गई है कि 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। दैट मीन अगर मैं 1 kg की वेट को अर्थ सरफेस पे रख देता हूं तो वो अर्थ सरफेस पे कितना थ्रस्ट लगाने वाली है, दैट इज योर 1 kg वेट एंड 9.8 न्यूटन। चलिए आगे समझते हैं। नाउ टॉपिक विल बी प्रेशर। तो प्रेशर क्या है समझ लेने में ज्यादा भलाई है। चलिए पहले समझते हैं इसे। तो एक सरफेस है, ठीक है, अब उस सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अब वो परपेंडिकुलर फोर्स कितने बड़े एरिया पे लग रहा है, दैट्स टेल यू अबाउट प्रेशर। कि एक परपेंडिकुलर फोर्स कितने बड़े एरिया पे लग रहा है, दैट विल टेल यू अबाउट प्रेशर। चलिए रीड करते हैं इसे। नाउ द प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट, बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। तो कितना फोर्स, कितना थ्रस्ट एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, दैट विल टेल यू अबाउट द प्रेशर, ठीक है। नाउ इसमें समझने वाली बात है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वी कैन से थ्रस्ट अपॉन
एरिया, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स की बात हो रही है तो हम इसको एक और चीज से लिख सकते हैं, थर्स्ट अपॉन एरिया। ठीक है, हम जब भी प्रेशर की बात करेंगे हम थर्स्ट की बात करे होंगे, जो हमारा फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल में होगा, इसकी वजह से। अब जनरली हम प्रेशर को जिससे डिनोट करते हैं, वी आल्सो डिनोट इट विद पी। नाउ अब फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन एंड एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर, इसकी वजह से इसकी एसआई यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज को हम समझते हैं, देयर इज अ सेइंग यहां पे दे रखा है कि एरिया जैसे बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया जितना कम होगा उतना ही आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इस थोड़े से छोटे से स्टेटमेंट को हम समझते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए एक बात करते हैं कि मैं मानता हूं कि मैंने एक नेल ली जो बहुत ही शार्प है। ठीक है, मैंने एक नेल ली, बहुत ही शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है, उसकी टिप बहुत ज्यादा शार्प है, और मैं उसको एक वुडन ब्लॉक में क्या है पियर्स करना चाहता हूं या फिर स्टेप करना चाहता हूं, तो मैं इसे क्या करूंगा, एक थर्स्ट से क्या करूंगा, या फिर इस पर क्या करूंगा, हैमर से इसको पुश करूंगा, जिसकी वजह से क्या एक थर्स्ट इस पे अप्लाई होगा। नाउ दिस थर्स्ट टोटली ट्रांसफर थ्रू अ वेरी स्मॉल एरिया। देखो ये छोटा सा जो एरिया है ना, सारा का सारा थर्स्ट इस छोटे से एरिया के थ्रू क्या करेगा, इस वुड पे ट्रांसफर होगा। नाउ इन पर्टिकुलर केस में मान लेता हूं कि जो मेरा फोर्स है वो क्या है, एफ है, और ये जो एरिया है वो बहुत छोटा है, ये एरिया क्या है, बहुत छोटा है। ड्यू टू दैट जितना मेरा एरिया छोटा होगा, जितना मेरा एरिया छोटा होगा उतना मेरे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना मेरा प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्यू टू दैट ये कील बड़े आराम से, दिस नेल विल पियर्स दिस वुडन ब्लॉक वेरी इजीली। नाउ इसी केस को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मान लीजिए मैंने एक और वुडन ब्लॉक लिया। नाउ अब मैं इस नेल की जगह एक फ्लैट नेल लेता हूं, ठीक है, और अब इस पर मैं क्या करता हूं, बाय हैमर इसको स्टक करता हूं। क्या ये इजीली इस वुडन ब्लॉक को पियर्स करेगी? नहीं, आपको भी पता है नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका एरिया बढ़ गया, इस पर्टिकुलर नेल का एरिया बढ़ गया, जो ये थ्रस्ट होगा जो इस पे अप्लाई होगा, वो क्या करेगा, पूरे एक एरिया के थ्रू क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा, एक एरिया के थ्रू क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा और ये इजीली पियर्स नहीं होगा इस वुडन ब्लॉक में। ड्यू टू दैट यहां पर फोर्स तो सेम था बट एरिया बढ़ गया। जैसे ही एरिया बढ़ा, आपकी वैल्यू ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। ड्यू टू दैट हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि जब भी आपका एरिया बढ़ेगा प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब भी आपका एरिया कम होगा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इस स्टेटमेंट को हम काफी जगह यूज लेते हैं। चलिए कुछ यूजेस समझते हैं इसके। जैसे कि सबसे पहला है कैमल फुट ऑन ए आर ब्रॉड एंड सॉफ्ट। तो कैमल्स के फुट है बड़े ब्रॉड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अब इनके कुशन फुट किस तरीके से हेल्प करते हैं उसको समझना। जनरली देखिए कैमल्स जो होता है वो किस पे चलता है, एक सैंड पे चलता है। ठीक है, कैमल किस पे वॉक करता है, एक सैंड पे वॉक करता है। अब सैंड एक ऐसी चीज है अगर उस पर हम बहुत तेजी से थ्रस्ट लगाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, सैंड पार्टिकल हट जाएंगे और आपका खुद का फुट क्या करेगा, नीचे की तरफ चल जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट यहां पर टोटली अप्लाई हुआ है और वो उसकी वजह से आपका पैर नीचे धंस जाएगा। लेकिन कैमल के जो फुट होते हैं वो क्या करते हैं, उसका एरिया बहुत इंक्रीज कर देते हैं फुट का। ठीक है, और ये बड़े पैडेड होते हैं। ठीक है, अब ड्यू टू दैट जितना भी कैमल का थ्रस्ट आ रहा था या फिर मैं बोल सकता हूं वेट आ रहा था, वो क्या करेगा, इस लार्ज कुशन एरिया पर क्या करेगा, बहुत ही इक्विवेलेंटली स्प्रेड हो जाएगा। नाउ यहां पर क्या हुआ, एरिया इंक्रीज कर दिया है किसने, कैमल के फुट ने। कैमल के फुट ने क्या करा, एरिया इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इजीली यहां पर क्या हो गया, प्रेशर रिड्यूस हो गया। प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो थर्स्ट है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंटली फैल गया। एंड ड्यू टू दैट एक कैमल बड़े आराम से सैंड जैसी सरफेस पे भी क्या कर सकता है, वॉक कर पाता है। वहीं हम नहीं कर पाते बिकॉज हमारा फुट का एरिया बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से जो थर्स्ट हमारी बॉडी का जो वेट है एक थर्स्ट की तरह एक्ट करता है और हमें सीधे की सीधे क्या करता है, नीचे कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे फुट का एरिया कम है। हमारे फुट का क्या होता है, एरिया कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। ये मैं एक बात बोल रहा हूं किसके लिए, हमारे फुट के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं, निडल है हमारे पास, एक स्विंग निडल है।
नाउ निडल के केस में क्या होता है, जो निडल की टिप होती है बहुत ही क्या होती है, बहुत ही ज्यादा उसका एरिया क्या होता है, छोटा होता है। नाउ एरिया छोटा होने की वजह से क्या होता है, ये बड़े आराम से क्या होता है, पियर्स हो जाती है। आपको अगर किसी भी चीज को सीव करना है, जब तक आपकी निडल जितनी शार्प है उतना उसका एरिया कम है, उतना इजीली थ्रस्ट क्या होगा, ट्रेवल कर जाएगा, उतना इजीली क्या करेगा, इसमें थ्रस्ट बड़े आराम से ट्रेवल कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये बड़े आराम से किसी भी चीज को pierce कर लेगी। वहीं मैं बात करता हूँ कटिंग आइटम्स की बात करते हैं, चाहे मैं नाइफ की बात करूं या फिर एक सीजर्स की बात करूं, जनरली इनकी एजेस कैसी होती है वो उस पे समझते हैं कि अगर मैं एक नाइफ की बात करता हूं, ठीक है, ओके नाउ अगर ये नाइफ की जो पर्टिकुलर एज है बहुत ही शार्प है, ये अगर बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो शार्प होने की वजह से क्या होगा, ये बड़े आराम से किसी भी चीज को स्लाइस कर देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसका मैं एक क्या बोल सकते हैं साइड व्यू बनाता हूं कि ये हो सकता है एक नाइफ का एज का पार्ट है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एज, अब यहां पर से वो कट करता है, जितना वो शार्प होगा उतना इजीली क्या करेगा, चीजों को कट करेगा और वो इतना इजीली क्या करेगा, किसी भी चीज को स्लाइस कर पाएगा। तो आप हमेशा क्या करते हैं, नाइफ्स को या फिर सिजर्स को हमेशा शार्प करा के रखते हैं, उनको की एजेस को हमेशा शार्प कराने की वजह से वहां पर जो एजेस पर होता है एरिया कम होता है, एरिया कम होने की वजह से वो इजीली कट करती है, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया और इजीली वहां पे चीजें कट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ हम बात करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर। हमें ऑलरेडी पता बात कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी का प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ फोर्स हमारा ऐसा यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया होती है मीटर स्क्वायर, तो हमारा जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस यूनिट को बहुत ज्यादा अच्छे से निकालने का काम करा था पास्कल ने, ड्यू टू दैट उन्हीं के नाम पर हमने इसकी एसआई यूनिट को दे दिया। नाउ प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत समझने की बात है। देखिए फोर्स था वो डायरेक्शनल था, लेकिन जिस एरिया पे अप्लाई हुआ वहां पर वो स्प्रेड हो गया, ड्यू टू दैट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। नाउ अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। एक वुड का ब्लॉक लिया है जिसको आपने टेबल की टॉप पे रखा है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। ठीक है, नाउ इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब वुडन ब्लॉक के उसके डायमेंशन दे रखे हैं, यहाँ पर उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट दे रखी है। नाउ फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक। आपको बताना है वुडन ब्लॉक ने कितना प्रेशर अप्लाई करा on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with sides of dimension। now देखिए अब यहां पर इसको आगे समझते हैं कि क्या दे रखा है। देखिए दो कंडीशन दे रखी है आपको कि एक बार तो वुडन ब्लॉक 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पे लाई करा है। यू कैन सी हियर, यहां पर देखिए कि साफ दिख रहा है कि ये पर्टिकुलरली 40 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 20 सेंटीमीटर होगा और ये आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या करा है, 40 सेंटीमीटर पे लाई करा है एंड यहां से 20 सेंटीमीटर वाले फेस पे क्या करा है, लाई करा है। अब पूछा गया है कि कितना प्रेशर होगा, चलिए इसको निकालते हैं। देखिए यहां पर हमें दो चीजें पता है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक दे रखा है, दैट इज 5 kg। हमें ये पता है किसी भी बॉडी का वेट किसके बराबर होगा, थर्स्ट के बराबर होगा। तो द वेट इज इक्वल्स टू द फोर्स दैट इज द थर्स्ट, वो क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 5 इंटू जी की वैल्यू लेंगे हम 9.8, मल्टीप्लाई करने पे वी गेट द वैल्यू ऑफ 49 न्यूटन। चलिए हमारे पास हमारा थर्स्ट तो आ चुका है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड एरिया। तो हमें सबसे पहले किस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड करना है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। नाउ ठीक है, नाउ एरिया 1, ठीक है, वो हो गया हमारा 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। ओवरऑल वैल्यू आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। नाउ इस 200 सेंटीमीटर को मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू हो जाएगी 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ मैं आगे क्या करता हूं,
मैं एरिया सेकेंड में निकाल ही लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। वो हो जाएगा आपका 40 इंटू 20, दैट विल बी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया 2 हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.08 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रेशर फर्स्ट एरिया के लिए निकालना है एंड सेकेंड एरिया के लिए निकालना है। चलिए करते हैं। नाउ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया 1, ठीक है। हमारा फोर्स आया था 49 न्यूटन एंड हमारा एरिया आया था 0.02 मीटर स्क्वायर। चलिए इसे सिंप्लीफाइड करते हैं। ऑन सिंप्लीफाइड, जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे द वैल्यू बिकम 49 इंटू 100.2, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 24.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे द वैल्यू विल बी 2450। नाउ एज दिस इज प्रेशर तो इसकी वैल्यू आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉडी का प्रेशर, और मैं बोल सकता हूं इसको P1, ठीक है। और इसको हम SI यूनिट को और क्या लिख सकते हैं, यहां पर पास्कल भी लिख सकते हैं। चलिए प्रेशर सेकंड निकालते हैं हम बॉडी का, दैट विल बी फोर्स, सेम रहेगा आपका, क्योंकि यहां पर बॉडी ने अपना मास चेंज नहीं करा है, जो उसका मास है उसके बेसिस पे उसका वेट भी सेम रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अर्थ पे, ठीक है। ड्यू टू दैट यहां पर भी फोर्स क्या होगा 49 न्यूटन एंड एरिया हो गया इस बार 0.08 मीटर स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाइड करेंगे तो वैल्यू बिकम 49 इंटू 100/8। इसको मैं सिंप्लीफाइड करूंगा 25 टू एंड यहां पर आ जाएगा आपका 24.5। अगर मैं 24.5 को मल्टीप्लाई करता हूं 25 से द वैल्यू विल बी 612.5 P2 है। तो पावर, अब हमें पता है प्रेशर है, द वैल्यू विल बी इन पास्कल, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ओके नाउ यहां पर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वुडन ब्लॉक का मास दे रखा है एंड डायमेंशंस दे रखे हैं। नाउ हमें पहली बार में क्या निकाला, वेट निकाला, दैट विल बी 49 न्यूटन। फर्दर हमने क्या करा, एरिया निकाला, दैट वाज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको बाद में किस में कन्वर्ट करा है, मीटर स्क्वायर में, दैट वाज 0.2 मीटर स्क्वायर। नाउ फर्दर हमने प्रेशर का फॉर्मूला लगाया 49 न्यूटन बाय 0.02 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आई 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से पास्कल। नाउ फर्दर हमने क्या करा, नेक्स्ट केस में भी एरिया निकाला, दैट वाज 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फिर प्रेशर निकाला, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके नाउ हमारे पास फर्स्ट केस में जो वैल्यू आई दैट वाज 2450 पास्कल, एंड सेकंड केस में हमारी वैल्यू है 612.5 पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड। ओके तो थोड़ा फ्लूइड को हम समझते हैं। जब भी मैं बात करूंगा फ्लूइड की, मैं एक ही चीज में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें जो मेरा मटेरियल है, जो मैटर है, वो पार्टिकल उसके बिल्कुल फ्री है एंड दे कैन मूव एनीवेयर दे वांट। मतलब द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन हमारे पास दो तरीके की स्टेट्स होती है, फर्स्ट इज योर लिक्विड एंड सेकंड इज योर गैस। वहीं पे जो होता है, जो पार्टिकल है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है एंड दे कैन इजिली मूव, क्योंकि वो इजिली फ्लो कर सकते हैं, ड्यू टू दैट वी कॉल देम फ्लूइड। चलिए समझते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। तो फ्लूइड की मैंने बात करी तो एक ही बात बोला कि यहां पर पार्टिकल्स के बीच में क्या नहीं होता है, एक बॉन्ड नहीं होता, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। ड्यू टू दैट वो पार्टिकल इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। जब भी किसी स्टेट में किसी सब्सटेंस की स्टेट ऐसी है कि उसके पार्टिकल इजीली फ्लो कर सकते हैं, जहां भी हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं या फोर्स नहीं भी अप्लाई करते हैं, उसी केस में हम बोलेंगे कि बॉडी क्या है, फ्लूइड है। तो वी हैव टू एग्जांपल्स हियर, लिक्विड एंड गैस। इन दिस वर्ल्ड all liquids and gases are fluid.
ठीक है, जितने भी गैसेस एंड लिक्विड्स होते हैं वो अपने आप ही क्या होते हैं, फ्लूइड है, क्योंकि उनके पार्टिकल कैन बी फ्लो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी के पार्टिकल इजीली फ्लो हो जाते हैं, जैसे एयर पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा इजीली फ्लो होते हैं, किसी के पार्टिकल थोड़ा धीरे फ्लो होते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम प्रेशर इन फ्लूइड्स। नाउ प्रेशर इन फ्लूइड्स होता क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार, पहले हम समझ लेते हैं देन टॉपिक पे आते हैं। जनरली क्या है कि हमने कभी ना कभी क्या है बकेट लेकर आजकल सर्दियों में सभी नहाते हैं। ड्यू टू दैट ये हमें समझना होगा, वेन एवर यू बाथ यूज बकेट फॉर बाथिंग एंड एज बीइंग अ किड सबने कभी ना कभी क्या करा होगा, इस बकेट में अपना हाथ जरूर डाला होगा। ठीक है, सबने कभी ना कभी क्या करा होगा, अपना हाथ जरूर इस बकेट में डाला होगा। एंड वेन एवर यू डू सो क्या होता है, जब भी आप जैसे ही अपना बकेट में हाथ डालते हैं एंड निकालते हैं तो आपने एक चीज महसूस करी, योर हैंड हैज बीन वेट। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ पार्ट वेट हुआ है, लगभग आपका पूरा हाथ का पार्ट वेट हो गया। असल में ऐसा क्या हुआ कि फ्लूइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी सरफेस, कोई भी सब्सटेंस जिस पर उसको डुबाया जाता है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जरूरी नहीं है ऐसा ही है, एक और चीज समझिए, मान लीजिए आपने एक बॉटल ली है, एक वाटर बॉटल ली और उसको आपने फिल करा, या फिर मान लीजिए आपने एक पॉट लिया उसको फिल कर रखा है आपने वाटर से। एंड अगर आप उसमें क्या करते हैं, कहीं से एक हल्का सा होल बनाते हैं, होल बनाने की वजह से क्या होगा, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये वाटर रिलीज होना क्यों शुरू हो गया, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये यहाँ पर जो वाटर था उसने क्या कर रखा था, एक प्रेशर अप्लाई कर रखा था किस पर, वॉल ऑफ दिस पॉट और वी कैन से बॉटल। मतलब जहां तक वाटर भरा हुआ है वो सरफेस पे क्या लगा रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, आई गेस ये सभी ने हमने महसूस करा है, ये वी ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस दिस। Now, this tells a fluid always exert pressure on the walls in which it is present. अगर मैं इस रूम की बात करता हूँ या फिर किसी भी रूम की बात करता हूँ तो रूम्स में भी क्या होता है, एयर तो जो फ्लूइड है उस रूम में वो भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, सेम गोस हियर। तो कोई भी चीज आप क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को फ्लूइड में एग्जर्ट उसको सबमर्ज करते हैं तो फ्लूइड क्या करती है, उस पर हर डायरेक्शन से क्या लगाती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। चलिए नाउ इस टॉपिक को समझ लेते हैं हम। Now, okay, pressure in fluids. Now, a solid exert pressure on the surface due to its weight. हमें ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रखूंगा और जो सरफेस उस ऑब्जेक्ट की टच कर रही होगी वो क्या कर रही होगी, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया में स्प्रेड कर रही होगी, है ना। बट वही बात करें सिमिलरली फ्लूइड्स की भी क्या होती है, दे आल्सो हैव वेट। अब जितना भी प्रेशर होता है एक सॉलिड का वो हमेशा उसके वेट के प्रोपोर्शनल होता है। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेम गोज कि फ्लूइड्स के पास वेट होता है, दैट मीन दे विल आल्सो अप्लाई प्रेशर। ठीक है, एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर विच दे आर एनक्लोज्ड। सीधी सी बात है, जो मटके वाली बात हमने करी, पॉट वाली बात करी कि पॉट में अगर हमने वाटर फिल कर रखा होगा या फिर किसी भी कंटेनर में हमने वाटर फिल कर रखा होगा तो क्या होगा, जैसे ही आप उसमें कोई होल करोगे वहां से वाटर होना रिलीज होना शुरू हो जाएगा। दैट शोज कि हर साइड पे वाटर ने क्या कर रखा था, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रखा था। ड्यू टू दैट वहां से वाटर क्या है, रिलीज होना शुरू हो गया। दैट मीन a fluid always exert pressure in all direction। बट वही बात मैं करूं एक सबमर्ज बॉडी की, जैसे ही मैं बात करूंगा एक सबमर्ज बॉडी की तो उस पर क्या होगा, हर डायरेक्शन से क्या लग रहा होगा, प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। प्रेशर एक्सर्ट इन एनी कंफर्म मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडायमेंशनल इन ऑल डायरेक्शन। अब जनरली क्या होता है, जो भी प्रेशर लग रहा होता है वो अनडायमेंशनली ट्रांसफर हो जाता है। एज यू कैन सी यहां से जो प्रेशर लग रहा है यहां पर भी क्या हो गया, वो दोनों साइड से प्रेशर सेम लग रहा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी प्रेशर लग रहा है, वहां से भी, उस साइड से भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है। इससे ये बात पता चलती है कि कोई भी बॉडी जब एक फ्लूइड में सबमर्ज होती है उसके थ्रू आउट बॉडी पर क्या लग रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। दैट मीन जब भी आप एक बॉडी को वाटर में सबमर्ज करेंगे या किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करेंगे उसकी पूरी सरफेस पे क्या है, एक प्रेशर अप्लीकेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So in today's video what we learned about thrust, pressure and fluid। हमने तीनों के फंक्शंस को समझे, हमने तीनों को समझा कि किस तरीके से दे आर वेरी कन्वेंशनल और इनका यूज क्या है।
चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुआ, लेट्स टॉक अबाउट सम असेसमेंट्स। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू फॉर थर्स्ट एंड प्रेशर? कोई स्टेटमेंट है जो हमें पता करना है कि वो कौन सा है, ट्रू है या फॉल्स है, हमें ट्रू वाला ढूंढना है। नाउ प्रेशर वेरीज विद एरिया, डेफिनेटली हमने बात कर ली है कि अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। चलिए, व्हाइल थ्रस्ट रिमेन कांस्टेंट, और ये बात भी हमने कर ली है कि एक बॉडी को किसी भी ओरिएंटेशन पे मैं रखता हूं तब भी थ्रस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो हमें मिल तो गया है कि हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। थ्रस्ट वेरीज विद द एरिया, स्टेटमेंट गलत है। व्हाइल द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है, दोनों चेंज होते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रेशर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर एरिया बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो अपने आप ही प्रेशर बढ़ जाता है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रस्ट, ये भी गलत है। हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ ए। चलिए नेक्स्ट असेसमेंट पे चलते हैं। नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मैन ऑन अर्थ इज मिनिमम व्हेन, अब एक पर्टिकुलर प्रेशर एक मैन कैसा अप्लाई करता है अर्थ पे। नाउ उसकी कंडीशन क्या है, कब प्रेशर कम होगा, जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर रिड्यूस होगा। और हमें तो क्या बताना है, मिनिमम का बताना है। तो जब बैठेगा तब होगा नहीं, जब इंसान ग्राउंड पर लेट जाएगा, लेटने की वजह से क्या होगा, जो पूरा का पूरा वेट होगा, थ्रस्ट होगा, वो एक बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाएगा, ज्यादा एरिया मिलेगा। जितना बड़ा एरिया मिलेगा उतना ही कम आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। So guys, I hope you literally love this part of the video and I wish that you'll study hard. Thank you.